हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। साथियों, आज मैं आप सभी को एक बात बताता हूं। जब मैं आज से ठीक आज से एक साल पहले मुझे जो स्टॉक्स में बोलने के लिए बुलाया गया था, जो स्टॉक्स के बारे में मेरा ख्याल है कि आप लोग जानते होंगे। और आपने यदि हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर जो स्टॉक्स के चैनल से उस वीडियो को देखना। उसमें मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो जो स्टॉक्स वालों ने हमसे पूछा था कि यदि आपको एक लाइन में डिफ़ाइन करना हो तो आप क्या कह सकते हैं, तो मैंने उनको समझाया था कि लाइफ जो है हमारा, उसके दो पहलू होते हैं। एक जो हमारा पर्सनल होता है और दूसरा प्रोफेशनल होता है। पर्सनल और दूसरा प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल वाला जो पहलू है वह कहीं ना कहीं डील होता है माइंड से, और जो पर्सनल वाला जो वैल्यू है वह डील होता है हार्ट से। तो जो व्यक्ति यदि हार्ट एंड माइंड का बैलेंस बनाना सीख जाए, वह व्यक्ति को सफलता हासिल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, वो बहुत जल्दी हासिल कर लेगा। तो आज का दरअसल यही सूत्र है मेरे तरफ से। आप अपने माइंड और हार्ट को बैलेंस बनाना सीखिए। जितना जल्दी आप इसको सीख जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत जल्द उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और आपके मन में क्या थॉट प्रोसेस चलता है, आप सफलता को लेकर क्या सोचते हैं, क्या तरीके होने चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। मैं आपके आइडियाज़ को पढ़ूंगा और यदि मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको एक्सेलरेट भी करूँगा, उसको इनकरेज करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और मेरा भरोसा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा इस वीडियो में। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आपने थंबनेल को देखा होगा तो पता ही होगा कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल कमीशन, या फिर कह सकते हो कि जो भी कमिटीज़ बनाई गई थी महिलाओं के लिए, भारत में बनाई गई थी या बनाई गई हैं, उन सभी कमेटी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो यह टॉपिक आपको कहाँ कहाँ मदद कर सकता है, पहले यह बात करें तो यह टॉपिक आपको यूपीएससी में भी मदद कर सकता है, बाकी जो स्टेट पीसीएस हैं वहाँ पर तो मदद करेगा ही। उसके साथ साथ मैंने मुख्य तौर पे हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं, नेट के लिए, है ना, नेट जेआरएफ के लिए। और मैंने बैच भी स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली नेट जेआरएफ के लिए ही किया होगा। आप तो पढ़ रहे ही रहे इतने दिनों से, तो आपको पता ही होगा। तो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी आपको यह मदद करेगा। उसके साथ साथ यदि आप नेट जेआरएफ हिस्ट्री के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट से दे रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप वुमेन स्टडीज़ से दे रहे हैं, तब तो डेफिनेटली आपके सिलेबस में शामिल है, वहाँ पर आपको बहुत मदद करेगा। इतिहास में भी आपको उतना ही मददगार साबित होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल टॉपिक है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में आपको मदद करने वाला है। तो हम लोग इसको नॉलेज पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, आप इसका आनंद लीजिएगा। जहाँ पर भी दिक्कत हो आप वीडियो को रोकिएगा और फिर से देखिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कमीशन से। पहले कमीशन का नाम लिखिए, आप हमारे साथ लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि यदि आप लिख कर पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें, या फिर फैक्ट्स हो या फिर कॉन्सेप्ट्स हो, वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं। तो यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम तो आपके माइंड में वो फैक्ट 1 साल तक होना ही चाहिए। मान लो एक बार में नेट नहीं हुआ तो अगली बार 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा तो उसमें उसका यूज़ हो जाएगा। तो माइंड को कम से कम इतना मजबूत जरूर बनाइएगा, एकदम मतलब गोबर टाइप का नहीं बना के रखिए उसको कि 2 महीना में भूल जाए, 2 दिन में भूल जाए। पहले कमीशन की तरफ चलते हैं। पहला लिखिएगा MWCD। MWCD इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखिए मिनिस्ट्री फॉर वुमेन। आप लिखते चलेंगे मिनिस्ट्री फॉर वुमेन। इसका पीडीएफ नहीं है, इसीलिए पीडीएफ होता तो आपको उपलब्ध करवा देता। मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यह दरअसल महिलाओं के लिए एवं बच्चों के विकास के लिए एक कमेटी बनाया गया था, एक विभाग का गठन किया गया था जनवरी 2006 में। आप लोग बताना, जनवरी 2006 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और उस समय जो महिला
का जो एक आयोग बनाया गया था, पहली बार इसका चेयरमैन किसको बनाया गया था, पहली बार इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आप यह जरूर बताना। चलो दूसरी बात करते हैं हम लोग। लिखते हैं कि 1985 से दरअसल यह एक विभाग था। यह विभाग तो बहुत पहले ही था, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, उसके बाद ही यह विभाग का गठन हुआ था। लेकिन उस समय इसको मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से नहीं जाना जाता था। दरअसल उस समय इसको HRD के नाम से जाना जाता था। ठीक है, HRD का फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं। तो HRD डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था। लेकिन 2006 में जब फिर से एक बार सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई इस दौर में, तो इस समय एक नए विभाग का गठन किया गया जो डेडिकेटेड था वुमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के। जनवरी 2006 में इसका गठन किया गया था। ठीक, तो आपसे पर्पस पूछा जाए तो आप समझ सकते हैं कब हुआ, किसकी सरकार थी और पहले किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता था। इन तमाम सारे चीज़ों को आप कर सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं उसको इक्वली फॉर्म में लाया जाए। ठीक है, जितना मेल को अधिकार है उतना फीमेल को भी मिले। और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए चलाया गया ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और हमारा देश का विकास हो सके, समुचित विकास हो सके, और जो भी चीज़ें हैं जो विकास के क्रम में रोड़ा आ रही थी देश के, उन तमाम सारे चीज़ों को हटाया जाए और एक बेहतरीन देश का निर्माण किया जा सके। तो यह दरअसल इसका ऑब्जेक्टिव्स था। तो आपसे यहाँ से 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। वो 2-3 सवाल को मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने डील कर लिया है। यदि आपसे इसमें और कुछ पूछा जाए तो ऐसे संभावना तो नहीं पूछने का, इसलिए आप घबराइए नहीं। जो भी फैक्ट होगा रिलेटेड वह सारा मैं आपको बता देता हूँ। बस डिपेंड करता है आपके मेहनत पे। यदि आप ईमानदारी से के साथ हमारे साथ मेहनत करते हो तो मेरा ख्याल है कि आप टॉप करोगे। ठीक है, दूसरे आयोग की बात करें तो लिखिएगा NCW। इसका फुल फॉर्म मेरा ख्याल है कि आप लोग जानते होंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बताओ यह कब बनाया गया था? यह बनाया गया था जनवरी 1992 में। 1992 में एक घटना घटी थी 6 दिसंबर को, जिस पे हाल ही में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। इसके बारे में आप बताना कि यह कौन सी घटना घटी थी। और भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और यहीं से भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगता है और क्लाइमेक्स लेवल पे चला जाता है। तो 90 का दशक है इस समय। आप यह भी बताना बॉलीवुड में कौन कौन उस समय हीरो वगैरह थे, ये सब तो आपको पता होगा, लेकिन यह फैक्ट आप बताना ईमानदारी से। यदि आप पढ़ाई करते होंगे तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इससे पहले हुआ था क्या कि 1992 में इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि 1974 में एक कमेटी बनाया गया था और उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया था और उसी ने कहा कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए एक आयोग बनाना जरूरी है। तो वह जो कमेटी था वह था नेशनल कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। वह एक कमेटी था और उसी ने रिकमेंड किया था भारत की सरकार को, तब जाकर के 1992 में एक अलग आयोग का गठन किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन कौन हैं। यह सवाल रहा आपका होमवर्क। ठीक है, चलो यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं महिलाओं को, वो बहुत सारे महिलाओं तक नहीं पहुँचे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं जानते हैं कि उनको क्या क्या संवैधानिक अधिकार हैं, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उन तमाम सारे चीज़ों को बताने के लिए, महिलाओं तक पहुँचाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया ताकि जेंडर इनइक्वालिटी से बचा जा सके। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो यह दरअसल इसका उद्देश्य था और कब इसका गठन किया गया और इसका चेयरमैन का नाम, ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहीं से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा यह भी काम करता था कि जो भी जेल में बहुत सारी महिलाएं चली गई थी, ठीक है, बहुत सारी महिलाएं अभी भी जेल में हैं, जो क्रिमिनल महिलाएं हैं उनको जेल में डाला गया है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल सिद्ध नहीं हुआ है, मतलब उनके ऊपर जो चार्ज है क्रिमिनल चार्ज वह सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी वह जेल में है।
तो उन लोगों को देखभाल करने के लिए, उन लोगों को किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उन तमाम सारी चीज़ों का छानबीन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए यह आयोग का गठन किया गया था। या फिर देश में किसी भी प्रकार का आवाज़ महिलाओं के खिलाफ उठता है तो उस आवाज़ को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए NCW है, या फिर उसके पीछे जो तह में जाकर के उसका कारण का जांच करेंगे, क्योंकि यह सरकारी कमीशन है या भारत सरकार का कमीशन है, तो यह तो मूवमेंट में नहीं कूदेगी, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण है उसका रिव्यू करके यह सरकार को पेश करेगी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप समझ पा रहे होंगे। 1995 में इसी आयोग ने, किसने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पारिवारिक महिला लोक अदालत का। ठीक है, लिखिएगा, पारिवारिक महिला लोक अदालत। जो लोग वुमेन स्टडीज से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह उनके सिलेबस में शामिल है और इससे कई बार सवाल पूछा गया, हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, एक कह रहा हूँ मैं, 2-3 सवाल पूछा जाता है इससे। 1995 में NCW के द्वारा एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाया गया, एक अलग इनिशिएटिव लिया गया और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पारिवारिक महिला लोक अदालत। यह किस लिए गठन किया गया था, ताकि जो मैरिज को लेकर के, जो विवाह को लेकर विवाद उत्पन्न होते थे, जो फैमिली सिविल केसेस होते थे, जो डाइवोर्स के मामले होते थे, उन तमाम सारे चीज़ों को देखने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था 1995 ईस्वी में। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग तीसरे कमीशन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो आयोग का गठन किया गया वह क्या था। तीसरे नंबर पर लिखेगा राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष, आप हिंदी में पूरा नाम लिखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष। इसका जो स्थापना है वो मार्च 1993 में किया गया है। 1993 में इसका गठन किया गया था, मार्च के महीने में। यह दरअसल एक ऑटोनॉमस बॉडी था। क्या था, ऑटोनॉमस बॉडी। तुम यह बताना कि ऑटोनॉमस बॉडी का क्या मतलब होता है। आप लोग समझते हैं ऑटोनॉमस बॉडी का क्या अर्थ होता है। यानी इसके पास जो है अपना अधिकार होता है फ़ी वगैरह को तय करने का, रूल्स रेगुलेशंस बनाने का। जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनके पास 1-2 कॉलेज जो हैं वो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं। जैसे जब मैं पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर एक PWC कॉलेज है जो कि है पटना यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा, लेकिन वह अपने आप में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जैसे अभी क्या है, UGC है, तो UGC भारत सरकार के अधीन ही है, लेकिन UGC अपने आप में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, बस उससे एफिलिएटेड है भारत सरकार से। यानी कि उसको अपने बारे में किसी भी प्रकार का कानून बनाने का, फ़ी तय करने का, इन तमाम सारे चीज़ों का अधिकार होता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोनॉमस होते हैं और हम लोग भी तो आगे पढ़ लिख करके ऑटोनॉमस ही बन जाते हैं ना। आप भी तो पढ़ लिख रहे हो ऑटोनॉमस बनने के लिए, अभी तक किसी के दबाव में आकर काम करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है, ऑटोनॉमस बॉडी था। लेकिन यह जो है राष्ट्रीय महिला कोष, यह दरअसल NCW के अंदर था। ठीक है, NCW जो शुरुआत में बताया था ना, NCW नहीं, शुरुआत में जो मैंने बताया था MWCD। बताओ इसका फुल फॉर्म बताया ना, क्या, महिला, बताओ, महिला बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी के अंतर्गत यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था पैसा कलेक्ट करना। ठीक है, जिसका काम था पैसा कलेक्ट करना एवं सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की देखभाल करना। उसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला कोष, भारत में कई सारे NGOs हैं, उनको ये लोग पैसा देते थे महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर लिखिएगा भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक को नवंबर 2013 में बनाया गया था। बताओ इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। इसका काम था कि जो महिलाएं जो बैंक से जुड़ना चाहती हैं, जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उनको वहां तक पहुंचाया जाए और उनको बैंक से कनेक्ट किया जाए और उनको समय समय पर यदि लोन की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें लोन दिया जा सके, ताकि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। अगले नंबर पे बात करते हैं, 5वें आयोग की बात करें
तो लिखिएगा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। आप लिखना, इसका गठन जो है वह 1953 में ही किया गया था। 1953 में। बताना तुम भारत के वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो बता दोगे नेहरू जी को, वित्त मंत्री कौन थे आपको ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढ करके बताना। यदि आपने फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ा है तो मेरा ख्याल है कि आप तुरंत बता दोगे, आपको पता होगा। ठीक है, इसका भी काम क्या था, टेक्निकल एवं फाइनेंशियली, ठीक है, टेक्निकली एवं फाइनेंशियली जो हेल्प हो सकता था महिलाओं को, उनको एम्पावरमेंट के लिए, वह दरअसल उस काम के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक, अब जो है इसको मर्ज कर दिया गया, या यूँ कहो कि इसी के काम को आगे चल करके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपना लिया। तो इसका जो कंसर्न है, इसकी जो चिंताएं हैं वह 3 चीज़ों को लेकर के है। पहला फैमिली, दूसरा वुमेन एंड तीसरा चिल्ड्रेन। ठीक, छठे नंबर पे बात करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? समझ में आ रही है ना? हाँ, आ रही होगी, मेरा ख्याल है कि आना ही चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, बताओ, इसको बोलते हैं मनरेगा। गांव में है ना, मनरेगा में लोग, महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं। गांव घर में जाओगे तो आपको अभी भी पता चलेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इस स्कीम का जो निर्माण है पहली बार 2005 में लॉन्च किया गया। ठीक, 2005 में भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह होंगे ना। राष्ट्रपति कौन थे, आप बताना। आप बहुत सारे सवाल मैं आपको देता हूँ, आप लोग कोई जवाब नहीं देते हो। ठीक है, 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए? रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते थे, जो मजदूर थे, जो गरीब थे, जो पिछड़े थे, उनको किसी भी प्रकार का रोजगार का गारंटी नहीं था। कई बार वो लोग भूखे रह जाते थे, उनको रोजगार ही नहीं मिल पाता था। तो रोजगार को गारंटी के तौर पे देने के लिए भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया 2005 में, मनरेगा के नाम से। फिर से एक बार फुल फॉर्म समझिए, महात्मा गांधी के नाम पे है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार योजना। ठीक है, यही होना चाहिए ना। चलो एक बार देख लेना। तो रूरल एरियाज में जो है माइग्रेशंस होते थे मजदूरों के, उस माइग्रेशन को रोकने के लिए, और कई बार अकाल वगैरह पड़ गए थे, तो उन सारे चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लाया था। ठीक है, और इस स्कीम से महिलाओं का क्या संबंध है, बताओ। चूंकि महिलाओं में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो महिलाओं का क्या संबंध है। इसमें कहा गया कि साल भर में एक व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष, मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, यह भारत सरकार ने गारंटी दिया कि साल भर में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। भारत सरकार के तरफ से यह गारंटी है, यह वादा है। जैसे आप लोग वादा करते हैं ना, वैसे ही भारत सरकार ने वादा किया था। और शुरुआती दौर में काम भी दिया था उन्होंने, बाद में धीरे धीरे कर करके बेड़ा गर्क होते चला गया। आप जानते हो कि शुरुआती दौर में सब कोई अच्छा काम करता है। मोहब्बत में भी तो शुरुआती दौर में मतलब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर चीज़ें पता चलती हैं। तो 100 दिनों तक का इन्होंने प्रॉमिस किया था भारत सरकार ने मनरेगा के थ्रू रोजगार देने का। महिलाओं का संबंध इससे क्या है कि 33% इसमें महिलाओं का रहना ज़रूरी था। 33% महिलाएं इसमें भागीदारी दी थी। ठीक है, तो यह दरअसल महिलाओं से रिलेटेड फैक्ट था, और इसको भी काउंट किया जाता है महिलाओं से रिलेटेड कमीशन के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि 7वां होना चाहिए, 8वां, जो भी हो, नंबर पे आप ध्यान देना। नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, लिखिएगा, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। पूरा फुल फॉर्म मेरा ख्याल है कि आप लिखेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। इसको 2001 में लॉन्च किया गया था। कब? 2001 में लॉन्च किया गया था। किसी लिए? टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर वुमेन टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल। मतलब उनका समग्र विकास हो सके और उनको उनके समग्र विकास के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके देश में,
उसके लिए दरअसल इसका गठन किया गया था 2001 में। उसके साथ साथ इस पॉलिसी के तहत इस आयोग के स्थापना के बाद महिलाएं हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, अपने करियर में, उसके साथ साथ वोकेशन गाइडेंस में, एम्प्लॉयमेंट में और सोशल सिक्योरिटी में बहुत आगे निकलती चली गई। हालांकि ये सब कहने को बातें हैं, अभी भी देखो भारत में जेंडर इनइक्वालिटी को देख लो तो माथा पीटोगे बैठ करके, ठीक है। हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। अपने आप को आप जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में कहीं और पढ़ते जरूर होंगे, लेकिन भारत के जेंडर इनइक्वालिटी को पढ़े तो 2-4 बार माथा जरूर पीटिए घर में बैठकर, ठीक है। लानत है हम लोग ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ करके एक बेहतरीन समाज का निर्माण नहीं कर पाए अब तक। क्या है, चलिए इस पे तो बाद में बात करेंगे। आप लोग से बात करके क्या होगा, लेकिन आप ही लोग तो बदलोगे ना, ठीक है। तो इसके लिए दरअसल बनाया गया था इस आयोग को। मेरा ख्याल है कि आप समझ पा रहे होंगे। 8वें नंबर पे आते हैं, हेल्थ को लेकर के एक मिशन, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था महिलाओं को लेकर, NHM, यह अभी भी है, नेशनल हेल्थ मिशन। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2013 में सोनिया जी थी ना, सोनिया जी थी सरकार में, मनमोहन सिंह मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। उस समय तो खैर मैं बच्चा ही था, मैं 12th में, मेरे ख्याल से नहीं 12th में नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, ठीक है। यह किस लिए लाया गया था? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। किसके लिए लाया गया था? ये क्या हो गया? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए। रेडियो पे सुने हो, जब मैं छोटा था तो रेडियो चालू करके छोड़ देते थे ना, मेरे बगल में छोटे वाले दादा थे, तो ये सारा चीज़ रात में हमेशा सुनाई देते रहता था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। इसी में और लिखिएगा, इसके 2 सब कंपोनेंट्स थे, यानी इसके छोटे छोटे जो थे 2 कंपोनेंट थे। पहला लिखिएगा NRHM, 2005 में ही आया था, ठीक है। बाकी आगे चल करके दोनों को मर्ज कर करके NHM बनाया गया। NRHM फुल फॉर्म लिखिएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, यह 2013 में, हाँ 2013 में, ये दोनों को ही जाकर के फिर इसमें NHM बना दिया गया 2013 में। तो ये था जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं थी उनके डेवलपमेंट के लिए, और यह था अर्बन क्षेत्र में जो महिलाएं थी उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक। इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी? महिलाओं को पब्लिक हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध करवाया जा रहा था, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्विसेज उपलब्ध हो रहा था, उसके साथ साथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात की जाए, जैसे इम्यून सिस्टम हम लोग मजबूत करते हैं उसके लिए खाते पीते हैं, उसकी उस प्रक्रिया के लिए, उस प्रोसेस के लिए इसको लाया गया। उसके साथ साथ सैनिटेशन के लिए, हाइजीन के लिए, इन तमाम सारे चीज़ों के लिए, और बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड भी काम के लिए, ठीक है। इसी में एक लिखना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, लिखिएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। यह जो प्रोग्राम है यह 2011 में लॉन्च किया गया था। कब? 2011 में। और आपको पता होगा, नाम से स्पष्ट है, जननी शिशु सुरक्षा, यानी जननी महिला और बच्चा दोनों के सुरक्षा से रिलेटेड प्रोग्राम था। तो दोनों का सुरक्षा का बात कब आता है? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होगी, तो प्रेगनेंसी के दौर में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, फ्री डिलीवरी के लिए। आपको पता ही है, आशा कार्यकर्ता होती हैं आजकल गांव में, आप जानते होंगे, मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जिनकी महिला आशा कार्यकर्ता हैं। तो फ्री डिलीवरी के लिए व्यवस्था करवाया गया, उनका फ्री ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकेशन के लिए, किन के लिए? जो प्रेग्नेंट वुमेन थे, जो न्यू बॉर्न होते थे बच्चे, उन सभी के हेल्थ फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाए गए इस प्रोग्राम के तहत। तो 2011 में इसको लाया गया था। आगे बात करते हैं, इसी में एक और प्रोग्राम लाया गया है, उसका नाम लिख लीजिए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यह दरअसल 2014 में लाया गया था। और किन के लिए? जो एडोलसेंस, जो एडल्ट बच्चे होते थे,
उनके लिए। और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या होता है, जो सोसाइटी के मेन हिस्सा से कट करके अलग होता है, मार्जिन पे रहता है। मार्जिन बोलते हैं ना, लास्ट में जो पेज लिखते हो तो लास्ट में मार्जिन छोड़ते हो ना, साइड साइड में, तो वही है, सोसाइटी बीच का हिस्सा है और साइड साइड में जो लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। सो इंडिया में तो मोस्ट ऑफ पीपल मार्जिनलाइज्ड ही हैं, बहुत कम एलिट क्लास हैं। तो मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए, मार्जिनलाइज्ड एडोलसेंस यूथ के लिए, उनके हेल्थ को लेकर के और उनके न्यूट्रिशन को लेकर के, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर के, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के यह प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट के रहोगे ना, आप पढ़ने के लिए आओगे यहाँ पर तो आप इसको पढ़ करके जाओगे। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है और आपको मज़ा भी आएगा। 10वें नंबर पे आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इससे तो मेरा बचपन का जुड़ाव है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान को कब लाया गया था बताओ? सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लाया गया था और 2001 में मैं 6 साल का था। ठीक है, 6 साल का ही था मात्र, और उस समय पहले क्लास में पढ़ता था। मुझे याद है मेरे पिताजी जो हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनका चयन हुआ था और वो गांव में सभी लोगों को पढ़ाते थे, स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन सभी को पढ़ाया करते थे। तो मेरे पिताजी को सब उस समय में गुरुजी कहा करता था। और मैं चूँकि जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग का भाषा है उस तरीके का, तो वो लोग मुझे गुरुजी का बेटवा बोलते थे, इस टाइप का। तो आप समझते ही होगे, मेरे ख्याल से आप भी वहाँ पर रहते तो आपको मज़ा आता। ठीक है, तो यह दरअसल सर्व शिक्षा अभियान को मैं उस समय से जानता हूं। और सभी के घर के बाहर एक नेम प्लेट होता था, उस पर नाम लिखा हुआ है, घर का संख्या लिखा हुआ है, उस पर फिर किस क्लास को पढ़ाते हैं, तो मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ था। सभी के दरवाजे पे ये चीज़ टंगा हुआ होता था। ठीक है, तो बड़ा उस समय प्राउड फील होता था कि पिताजी को सब गुरुजी बोलता है, होता है ना, आपको भी होता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें बात किया गया था, इसमें बूढ़े लोग भी आते थे पढ़ने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत देखते थे पिताजी से बड़े बड़े उम्र के लोग आते थे पढ़ने के लिए। आज वो सब मेरे चाचे, दादे, नाने, फूफे ये सब लगते हैं, गांव वाले, मतलब इतना चाचा दादा नहीं, मेरा तो अपना कोई चाचा है ही नहीं। ठीक है, तो आसपास वाले, मेरे घर के आसपास वाले जितने भी लोग थे सभी आते थे पढ़ने के लिए। वहाँ पे एक चबूतरा हुआ करता था और उस समय लैंप नहीं था, दिया था। ठीक है, तो दिया में ही पढ़ाई होता था। ठीक है, बचपन की यादें हैं, बहुत मज़ा आता है याद करके। ठीक है, तो चलो इसमें बात करते हैं, इसका क्या उद्देश्य था। टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, कम्युनिटी ऑन्ड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होते हैं, जो एकदम प्रारंभिक शिक्षा, क कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो क के लिए आधा इधर पेट फाड़ दो, इस टाइप से सिखाया जाता था ना। एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। सर्व का मतलब सभी को शिक्षा दिया जाए। ठीक है, उसी के लिए एक अभियान लॉन्च किया गया। ठीक, समझ में आ रही होगी बात, पूरा समझ में आ रहा है ना? हाँ, आना भी चाहिए, नहीं कैसे आएगा? नहीं आएगा तो इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा। ठीक, आगे बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य था। टू ब्रिज द सोशल एंड जेंडर गैप इन एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉलेज। देखो, एजुकेशन एक अलग चीज़ होता है साथियों। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एजुकेशन एक अलग चीज़ है और नॉलेज एक अलग चीज़ होता है। क्या होता है, इस बहुत लंबा इस पे लेक्चर हम लोग कर सकते हैं, तो इस पे विस्तार में बात करेंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वह दिया जाता है, बाद में हम लोग जो सीखते हैं नॉलेज पर्पज से। शुरुआती दौर में तो कुछ भी सीख रहे हैं एजुकेशन के तौर पे ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन और नॉलेज के बीच में जो गैप है, उस गैप को पाटने के लिए एक ब्रिज के तौर पे भारत सरकार ने एक अभियान लॉन्च किया था 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान। मेरा ख्याल है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे भारत के। ठीक है, बहुत शौक से नाम याद करते थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर का नाम कोई पूछ देता था गांव में, कोई चाचा दादा पूछ दिया और यदि किसी ने बता दिया तो उसका इज्जत बढ़ जाता था, रसगुल्ला मिलता था खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरा याद करके रखता था। ठीक है, जिक्के तो बहुत याद करता था, अब हंसी आती है, जिक्के का क्या करूं, अब कोई उपयोग ही नहीं रहा। चलो आगे बात करते हैं। अगले नंबर पे 11 है या 12 है, जो भी हो, नंबरिंग पे आप ध्यान दे रहे हो ना? ठीक है, नंबरिंग पे ही ध्यान दोगे, और क्या, कहीं और ध्यान दो, अभी युवा हो। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स। ठीक है,
युवतियों के लिए, जो लड़कियां थी, जो बड़ी लड़कियां थी, ठीक है, उन सभी के डेवलपमेंट के लिए, एडोलसेंस गर्ल्स के लिए, बड़ी लड़कियां, ये क्या बोल रहा हूँ, जो एडोलसेंस गर्ल थे। प्रोग्राम का नाम याद रखिए बस, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स, ठीक है। पीछे पढ़ा हमने एडोलसेंस बॉयज़ को लेकर के जो लाया गया था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स, यह 2011 में लॉन्च किया गया था। माननीय मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें कहा गया सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स। एडोलसेंस गर्ल्स को किस एज में रखा जाता है, जो 11 साल से लेकर के 18 साल की लड़कियां थी, ठीक है, 11 साल से 18 साल की लड़कियां थी, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया था। तो इस प्रोग्राम में उन लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी, ठीक, कौन कौन सी, जैसे हाइजीन, ठीक है, हाइजीन की सुविधा, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है उसकी सुविधा, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो सुविधाएं थी वह, और उसके साथ साथ टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ यंग गर्ल्स, यानी कि जो यंग लड़कियां थी उनके न्यूट्रिशन, पालन पोषण, उनके हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए। उसके साथ साथ एजुकेशन पे भी फोकस था, लाइफ स्किल पे भी फोकस था एंड वोकेशनल स्किल पे भी फोकस था। इन तमाम सारे चीज़ पे इसमें फोकस किया गया था। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इस पे आते हैं सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, स्टेप बोला गया इसको, स्टेप, सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड, लिखिएगा सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। हिंदी यार, सॉरी, हिंदी तो आप देख लेना, हिंदी एक बार डिक्शनरी में, इतना भी तो टफ अंग्रेजी नहीं है ना ये, हिंदी तो ज़्यादा मतलब ठीक है, काम चलेगा। इसको लाया गया था 1986 में। बताओ 1986 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और इससे ठीक 2 साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी हत्या हो गई थी, उनको लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। बताना कौन थी आयरन लेडी, पता है आपको? 1986 में लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड क्रेडिट एक्सेस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन। गरीब और पिछड़े एवं वंचित महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, उसके साथ साथ उनके अंदर स्किल क्रिएट करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था, ठीक। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के तहत सस्टेनेबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन को भी प्रमोट किया गया, ठीक। और इसमें टेक्निकल एवं फाइनेंशियल मदद की गई उन सभी सेक्टर में जिसमें महिलाएं जाना चाहती थी। स्पेशली सेक्टर की बात की जाए तो वह था एग्रीकल्चर का सेक्टर, उसमें मदद किया गया। उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का जो सेक्टर था उसमें मदद किया गया। फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर था उसमें मदद किया गया। और हैंडलूम का जो सेक्टर था, उस सेक्टर में भी यदि कोई महिलाएं इच्छुक थी जाने के लिए तो उनको भी उस प्रोग्राम में जाने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा उनको अप्रिशिएट किया गया, इनकरेज किया गया और तमाम तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई गई। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। मेरा ख्याल है कि आज हम लोगों ने जिस भी मुद्दे पे चर्चा की है आज की वीडियो में, उन तमाम सारे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना, कोशिश करेंगे उस पर अगली बार से और विस्तार में बात करने की। तो यह वीडियो आप सभी को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और नए लोगों को चैनल पे जरूर कीजिए, जोड़िए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू।